नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने लिए और उससे भी कहीं ज़्यादा आने वाली जनरेशन के लिए क्या बीमारियां तैयार कर रहे हैं और अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए हम अपने समाज का गला कैसे घोट रहे हैं। शायद इस वीडियो को देखने के बाद हमें समझ आए कि हम कहां कहां गलतियां कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया के फूड सेफ्टी के बारे में, जो कि पब्लिक हेल्थ का एक बहुत ज़रूरी पहलू है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में साउथ ईस्ट एशिया रीजन को देखें तो 2010 में लगभग 150 मिलियन लोग फूड बॉर्न डिजीज से बीमार हुए, जिससे 1,75,000 मौतें हुई और इनमें से 40% केसेस तो केवल छोटे बच्चों के थे। ये डेटा तो बहुत साल पहले का है, लेकिन आज की भी हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सुधार इसमें अभी तक नहीं देखा गया है। अगर हम बात करें माल न्यूट्रिशन और बीमारियों के बारे में, तो ये सिर्फ खाने की कमी से नहीं बल्कि बेहतर पानी की कमी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ना होना और खतरनाक केमिकल की मिलावट से भी होता है। देखिए, ये तमाम प्रकार की बीमारियां और भी बहुत कारणों से हो सकती हैं, जैसे कि डेली पुअर लाइफस्टाइल, पुअर फूड हैबिट या बहुत कुछ। लेकिन आज हम फूड सेफ्टी एंड इफेक्ट्स इन इंडिया को ही स्पेशली कवर कर रहे हैं इस ब्रेन बूस्ट सीरीज में। देखिए, सच तो यह है, फूड सेफ्टी सिर्फ इन्फेक्शंस तक ही सीमित नहीं है। अनहेल्दी फैट्स और हाई सॉल्ट कंटेंट भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का रिस्क बढ़ाते हैं। स्ट्रीट फूड जो लोगों में बहुत पॉपुलर है, अक्सर कंटामिनेशन और प्लास्टिक यूटेंसिल्स बर्तनों की वजह से हेल्थ रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और धड़ल्ले से पेस्टिसाइड्स और केमिकल का यूज़ चाहे फसल उगाने में किया जा रहा हो या फिर सब्जियों और फलों को प्रिजर्व करने के लिए किया जा रहा हो, ये सब अल्टीमेटली हमारी बॉडी में डेंजरस सब्सटेंस इनटेक का कारण बन चुका है। आपको पता ही होगा कि आज के टाइम में पैसों को मल्टीप्लाई करने की होड़ में भारत, जो अपने हेल्दी खाने और ऑर्गेनिक उपज के लिए जाना जाता था, और वो भारत देश जो पहले किसी के खेत में कोई सब्जी या फल होता था वो यूं ही प्रेम में पूरे गाँव को बांट देता था, आज हमारे उसी देश में लगभग 60 से 80% खाने पीने की चीज़ सुरक्षित नहीं है। चाहे वो शुद्धता या मिलावट के पैमाने में हो या उनकी मिलावट मानक फूड सेफ्टी रेगुलेशंस की लिमिट से कहीं ज़्यादा अधिक हो। आज इसी एक प्रमुख कारण से हमारे देश में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये हानिकारक मिलावटी फूड्स जिनका इफेक्ट हमें बहुत लंबे समय में दिखता है, या फिर हम इन फूड्स को स्लो पॉइजन भी कहें तो गलत नहीं होगा। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की वजह से ही एक इम्पॉर्टेंट पहलू को लेट गो किया जा रहा है और गवर्नमेंट भी इसे इतना सीरियसली नहीं लेती है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात कर रहे हैं, जो सच में एक बहुत ही सीरियस इशू है। क्या आपको पता है कि लगभग 2,500 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस जानबूझकर हमारे खाने में डाले जाते हैं, जैसे फ्लेवर, कलर और फूड प्रिजर्वेशन के लिए। इसके अलावा लगभग 12,000 सब्सटेंस अनजाने में खाने की सप्लाई में आ सकते हैं, जैसे पैकेजिंग मटेरियल्स, पेस्टिसाइड, रेसिड्यूज़ और जानवरों को दिए गए मेडिसिन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में और जाने क्या क्या। कुछ नेचुरली अकरिंग कंटामिनेंट्स जैसे कि मोल्ड से बनने वाले माइकोटॉक्सिन्स भी रिस्क पोज करते हैं। FDCA फूड एडिटिव्स को रेगुलेट करता है और अप्रूवल से पहले एक्सटेंसिव सेफ्टी डेटा की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत से सब्सटेंसेस स्पेशली जो जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ हैं, रिगरस कार्सियोजेनिसिटी टेस्टिंग तक नहीं करते। कुछ नॉन कार्सियोजेनिक्स जिनसे कैंसर होने का खतरा होता है, जैसे सैकरिन और विनाइल क्लोराइड, अब भी खाने में लो लेवल्स पर मिल सकते हैं, जो चिंता का एक विषय है। पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स के रेसिड्यू भी हमारे खानों को लगातार कंटामिनेट करते रह रहे हैं और कंटामिनेट कर रहे हैं। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, कैल्शियम कार्बाइड केमिकल के बारे में, जो आज लगभग हर इंसान किसी न किसी नेचुरल फूड प्रोडक्ट से इनटेक कर रहा है, जो कि सस्पेक्टेड कार्सियोजेनिक कैंसर का कारण है और धड़ल्ले से फलों को पकाने में अभी भी यूज़ हो रहा है, जबकि कैल्शियम कार्बाइड 2011 से ही इंडिया में पूरी तरीके से बैन हो चुका है। आम, केला, पपीता और न जाने कितने फल इनसे तुरंत पकाकर तैयार किए जा रहे हैं और इनको हर दिन मार्केट में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज कोशिश तो कर रही हैं कि कार्सियोजेंस को हमारे खाने में पहुंचने ना दिया जाए, और नो यूज़ ऑफ बैंड केमिकल्स की भी रेगुलर FSSAI की तरफ से एडवाइजरी जारी होती रहती है, लेकिन इन रेगुलेशंस को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। आगे भी रिसर्च टेस्ट और उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो भी कर रही है वो नाकाफ़ी है
आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब कि लगभग 0 अभी भी धड़ल्ले से केमिकल यूज़ हो रहे हैं फ्रूट्स को पकाने में, और ना जाने कितने आर्टिफिशियल फूड आइटम्स मार्केट में बन रहे हैं और फिर भी बिक रहे हैं, जिन्हें हम और हमारे बच्चे अनजाने में खा रहे हैं। ये फूड सेफ्टी रेगुलेट और ड्राइव करने के लिए सफिशिएंट मैन पावर चाहिए, जो कि ना के बराबर है आज के टाइम में। और जो है भी वो बेसिक फैसिलिटी, जिसके पूरे ना होने के कारण, जैसे कि व्हीकल ना होने से कहीं जाते नहीं हैं। और जो कुछ ईमानदार लोग हैं भी डिपार्टमेंट में, मतलब कि बहुत ईमानदार लोग जो कि अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में, जिससे कि कुछ लोगों को वो ऑफिसर्स अगर पकड़ भी लेते हैं गलत करते हुए तो वो दया करके छोड़ देते हैं, और घूस ब्राइबरी तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। बाकी आप सब लोग समझदार ही हैं कि कितनी ईमानदारी है इस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में, और वो कभी भी अपने देश के लोगों की जान के साथ सौदा नहीं करते हैं, और वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते हैं। खैर, एक्चुअल आउटकम पाने के लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसी और इस पर सीरियस इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर मैन पावर, बेसिक फैसिलिटी, ऑफिसर्स की काम में ईमानदारी, मोर अवेयरनेस प्रोग्राम्स और टफ पनिशमेंट का प्रोविज़न बहुत ज़रूरी है विदाउट फेल। हाँ, एक चीज़ और, एक नई स्टडी में ये भी पता चला है कि लगभग 200 केमिकल्स जो ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हुए हैं फूड पैकेजिंग्स और प्लास्टिक टेबलवेयर में मौजूद हैं। चिंता की बात तो ये है कि इनमें से कई कार्सिनोजेनिक्स हमारे शरीर में लगातार जा रहे हैं, लगातार घुस रहे हैं। इस स्टडी की को ऑथर और फूड पैकेजिंग फोरम की चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर जैन मुकने ने कहा, ये बहुत मजबूत सबूत है कि संभावित ब्रेस्ट कार्सिनोजेनिक्स जो फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल से मिलते हैं वो दुनिया भर के लोगों में पाए जा रहे हैं। ये रोज़ाना की फूड पैकेजिंग की सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ पर गहरी चिंता का विषय पैदा कर रही है। इन सब मिलावटखोरी का सिर्फ एक ही कारण है कि फूड सेफ्टी रेगुलेशन अथॉरिटी सिस्टम का पूरी तरीके से लचर होना। गवर्नमेंट का कोई खास फोकस नहीं होना इस एरिया में, लोगों को मिलावट करने में कोई डर नहीं होना, और ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरा करने के लिए यूं आंख बंद नहीं की जा सकती है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार को भी जागना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हमें वापस आने का कोई रास्ता ना मिले और कभी कोई मौका ना मिले। तो समझना होगा कि फूड सेफ्टी मिलजुल कर करने की ज़रूरत है, जो एजुकेशन, रेगुलेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को शामिल करके मिलाकर हम फूड बॉर्न डिजीज़ का खतरा कम कर सकते हैं और सबके लिए हेल्दी फूड राइट को अचीव कर सकते हैं। बाइकॉट प्लास्टिक पैकेजिंग फूड्स, इवन वाटर, बाइकॉट प्लास्टिक यूटेंसिल्स बर्तन, बाइकॉट पैकेज्ड फूड, क्योंकि इनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जा रहे हैं, और जो प्लास्टिक यूज़ किए जा रहे हैं वो भी हमारी बॉडी में माइक्रो लेवल पर, नैनो पार्टिकल्स के लेवल में डेली इनटेक किए जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं। बाइकॉट स्पेशली डुप्लीकेट मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध जिसमें आज के समय में सबसे ज़्यादा मिलावट हो रही है और जिसे सबसे ज़्यादा हमारे मासूम बच्चे पीते हैं। हे ईश्वर, हम में से बहुत लोग तो नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम या हमारा परिवार कोई भी मिलावटी खाने की चीज़ खाए, जबकि हम सब चीज़ों का भुगतान 100% प्योरिटी के लिए करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जिन पर गवर्नमेंट को बजट एंड एग्रेसिवली वर्क करना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, जैसे कि सफिशिएंट मैन पावर, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट प्रोविज़न मिलावटखोरी में, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैब फॉर इमीडिएट टेस्टिंग फॉर सैंपल, ईमानदार और डायनेमिक ऑफिसर्स डेपुटेशन और ज़्यादा रिसर्च। स्टे सेफ और स्वस्थ रहिए। हम जल्दी ही और खबरें लेकर आएंगे और ज़्यादा केस स्टडीज़ लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।